मेरे यूट्यूब चैनल एन एफर्ट टू सक्सेस पर स्वागत है। अभी जो हाल ही में न्यूज़ में बहुत आप सुन रहे होंगे समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो आज हम लोग इसी पर मेंस के आंसर की प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पर मैंने कोई प्रश्न भी लिख रखा है कि क्या है ये। लेकिन देखिए प्रश्न यही नहीं आएगा और ना ही प्रश्न ऐसे ही फॉर्मेट में आएगा। बस एक आप लोग को समझाने के उद्देश्य से मैंने इस तरह से लिख रखा है, ठीक है। तो देखिए हमने प्रश्न क्या बनाया है कि भारत जैसे विविध और बहुसांस्कृतिक देश में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियां और दुविधाओं का आलोचनात्मक परीक्षण करें या फिर विश्लेषण करें, एक ही बात है, ठीक है। तो भारत में विविधता है और बहुसांस्कृतिक देश है। बहुसांस्कृतिक से क्या मतलब है कि यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं और उन्हें समान राइट्स प्राप्त है, ठीक है। मतलब सभी अपने धर्म को मान सकते हैं, उनका प्रचार कर सकते हैं और उनका जो भी है रिचुअल्स है उन्हें मना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जहाँ पर सबको दिक्कत होती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो ये हो रहा है कि कुछ ऐसे नियम बनाए जाए, कुछ विषयों पर ऐसे नियम बनाए जाए जो सबके लिए एक ही जैसा हो, ठीक है। तो इस पे बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए जो फोकस मैंने किया हुआ है, तो ये मेन फोकस है मेरा, ये जो बहुसांस्कृतिक क्या है, ठीक है, ये आपको डिफाइन करना है जब भी आप आंसर लिखेंगे तो, ठीक है। तो पहले छोटा सा इसके बारे में आप लिख देंगे, बहुसांस्कृतिक के बारे में, और फिर आप समान नागरिक संहिता के बारे में लिखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा आप समान नागरिक संहिता के बारे में लिख देंगे। इस पे तो मैंने दो टॉपिक लिखा हुआ है, दो जगह से मैंने किया था, ठीक है। तो मैंने दो लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिए थोड़ा कि कैसे मैंने किया है। पहले मैंने क्या किया है, बहुसांस्कृतिक को परिभाषित किया है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि बहुसांस्कृतिक का मतलब क्या होता है। तो जब भी आप देखिए क्वेश्चन फोकस किस पे है, ज़्यादा समान नागरिक संहिता पर है, ठीक है। समान नागरिक संहिता पर फोकस ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे बहुसांस्कृतिक देश की बात हो रही है तो थोड़ी सी बात हम उसके बारे पे भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम समान नागरिक संहिता की बात करेंगे। पूरा क्वेश्चन तो समान नागरिक संहिता ही के बारे में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखना है देखिए, बहुसंस्कृतिवाद एक ऐसी अवधारणा है जो विभिन्न सांस्कृतिक पहचानों को सुरक्षित रखते हुए सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण तथा प्रोत्साहन करती है। मान लीजिए हम कोई धर्म मानते हैं तो उसका भी संरक्षण हो, हम उसको अच्छे से मान सकें, अपने मंदिर जा सकें, पूजा पाठ कर सकें। कोई मुसलमान है तो मस्जिद जा सके, कोई क्रिश्चियन है तो वो अपने चर्च जा सके, तो उसका संरक्षण करे, प्रोत्साहन करे, ठीक है। यह व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व देता है। ये है बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा, ठीक। तो ये एकदम छोटा सा है, और नहीं तो आप अपने मन से लिख सकते हैं बहुसंस्कृतिवाद कि इसमें सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है, ठीक है। हर धर्म के अपने जो रिचुअल्स हैं उन्हें वो मना सकता है। तो ये बहुसंस्कृतिवाद है, यही विविधता है भारत में और यही विविधता में एकता है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा इसको लिख दिया है ना। अब ये थोड़ा सा मेन था, मतलब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा हुआ है, अगर आप याद कर लें तो अच्छी बात है। बहुसंस्कृतिवाद आमतौर पर दो सिद्धांतों में से एक के अनुसार विकसित होता है। कौन से सिद्धांत हैं? एक या तो मेल्टिंग पॉट सिद्धांत है या फिर सलाद कटोरा सिद्धांत है। ये मैंने लिखा हुआ है, आप लिखेंगे तो अच्छा लगेगा एग्जामिनर को और नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे। अब तो बहुसंस्कृतिवाद की बात हो गई, अब हम बात करेंगे समान नागरिक संहिता की, ठीक है। अब तो मैंने थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, बड़ा इसलिए लिखा हुआ है याद रहेगा तो हम वहाँ पर अच्छे से लिख पाएंगे मेंस के पेपर में, ठीक है। बाकी आप ही थोड़ा सा भी छोटा सा भी लिख सकते हैं, अभी हम बताएंगे कैसे छोटा सा लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए समान नागरिक संहिता भारत के लिए एक कानून निर्माण को संदर्भित करता है। जैसा कि आपको पता ही है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समान नागरिक संहिता की बात हुई है, 44 नंबर आर्टिकल है, उसमें राज्य को ऐसा कहा जाता है कि वो सबके लिए समान कानून बनाए, ठीक है, जो विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने सहित विभिन्न क्षेत्रों में सभी धार्मिक समुदायों पर एक समान रूप से लागू हो, ठीक है। सभी जगह पे नहीं है, यही टॉपिक देख लीजिए अच्छे से कि इसी बात पे बात हो रही है। अब कोई मंदिर जाता है तो उसको मंदिर जाने से नहीं रोका जाएगा, कोई क्रिश्चियन है चर्च जाता है तो उसको नहीं रोका जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिस पे सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए, ठीक है। यह संहिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि सरकार को एक समान नागरिक संहिता को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है।
तो ये हो गया आपका। आप चाहे तो इसको छोटा सा लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद नंबर 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। ठीक है, तो ये आप छोटा सा भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। मैंने थोड़ा सा बड़ा लिखा है, थोड़ा याद रहेगा ज़्यादा तो हम वहाँ पे ज़्यादा लिख पाएंगे। बस यही वजह है कि हम थोड़ा सा बड़ा आंसर लिखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम 400 शब्द लिखेंगे तो 150-200 एग्ज़ाम हॉल तक पहुँच पाएगा, उतना ही हम लिख पाएंगे। ठीक है, हम इतना बड़ा उत्तर इसलिए लिखते हैं ताकि जो है एग्ज़ाम हॉल तक 150-200 शब्द आराम से पहुंच जाए और आराम से हम लिख सकें। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। आप लोग चाहें तो इसमें छोटा सा भी लिख सकते हैं। देखिए उद्देश्य क्या है इसका, विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और संपत्ति के अधिकार जैसे मामलों को नियंत्रित करने वाली एक एकीकृत कानूनी प्रणाली बनाना है। ठीक है, नागरिक मामलों में समानता, न्याय और एकरूपता सुनिश्चित करना, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। असमान व्यक्तिगत विधियों को समाप्त करके सभी व्यक्तियों को विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बावजूद समान अधिकार और अवसर प्रदान करना है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है ना कि सभी व्यक्तियों को विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बावजूद, क्योंकि सभी व्यक्ति हैं, उसका कुछ ना कुछ धार्मिक पृष्ठभूमि है ही, तो उसको भी संरक्षण देना है। ठीक है, उसको संरक्षण देने के बाद भी समान अधिकार हो, अवसर की समानता हो। ठीक है, अब देखिए ये आंसर आप लिखेंगे, इतना तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो भी आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा कि भारतीय संविधान की सांस्कृतिक समायोजन के प्रतिबद्धता अनुच्छेद 29(1) में मौलिक अधिकार सभी नागरिकों की विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष रूप से समर्पित है। ठीक, ये मैंने लिख रखा है, लिखना ही चाहिए आपको, ये ज़रूर लिखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने समान नागरिक संहिता वहाँ भी लिखा है, समान नागरिक संहिता यहाँ भी लिखा है। देखिए कभी भी हम मेंस का आंसर लिखते हैं ना तो हम लोग थोड़ा सा उसके पास्ट की भी बात कर लेते हैं और थोड़ा सा प्रेजेंट की भी बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा पास्ट के बारे में समान नागरिक संहिता का, अगर आप यहाँ से भी अपना भूमिका शुरू करेंगे ना तो आपका आंसर बहुत अच्छा कहलाएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, समान नागरिक संहिता की उत्पत्ति औपनिवेशिक भारत में हुई थी जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता की आवश्यकता पर जोर देते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें विशेष रूप से सिफारिश की कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह के संहिताकरण से बाहर रखा जाए। देख रहे हैं कि जब 1835 में समान नागरिक संहिता की उत्पत्ति हुई थी, कब? जब ब्रिटिश शासन था। ठीक है, तो उस समय भी ये बात हुई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के जो व्यक्तिगत कानून हैं, व्यक्तिगत कानून क्या होते हैं, जो उनके अपने रिचुअल्स हैं, जो वो मनाते हैं, जो वो करते हैं, उनका जो है संहिताकरण ना किया जाए। ठीक है, उनको उससे बाहर रखा जाए। ठीक है, तो ये उस समय भी बात हुई थी, तो अभी भी यही बात हो रही है, बस समझने का है, समझने का अंतर है कि लोग थोड़ा सा मुद्दे को बेकार में ही खींचतान के बड़ा कर रहे हैं, ऐसा है कुछ भी नहीं। ठीक है, और ये सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए ये अभी चर्चा में है ना, तो इससे रिलेटेड जो कभी कभी जो केस आए हैं वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्या पता इसमें से पीटी वगैरह में पूछ दे, लेकिन कम से कम आपको 1-2 तो लिखना ही पड़ेगा इसमें, मतलब कौन कौन से वाद आए हैं इसके मामले में, तो ये 1-2 तो आपको वाद लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, मैंने वैसे तो 4 लिखे हैं, आप 2 लिखें, 3 लिखें, आप जितना याद रख सकें उतना लिख लें, मगर 2 तो कम से कम लिखें। ठीक है, तो देखिए मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम और अन्य 1985 में केस आया था। ठीक है, उसमें शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय एकता के हित में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, तो देखिए ये क्या था कि 1985 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था केंद्र सरकार से कि आप यूसीसी लागू कर दीजिए, समान नागरिक संहिता लागू कर दीजिए। ठीक है, अब लेकिन वही है ना कि फिर जब बात होती है तो कुछ ना कुछ लोग ऐसे भी हैं कि नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मेरा ये अधिकार जा रहा है, मेरा वो अधिकार जा रहा है, और इस चक्कर में बहुतों का नुकसान भी हो रहा है। ठीक है, देखिए दूसरा मैंने लिखा जॉन विल्ला मार्टोम। क्या नाम है? जॉन विल्ला मार्टोम एवं अन्य, भारत संघ वाद 2003। ठीक है, 2003 में एक केस आया। ठीक है, इसमें भी वही बात जो पहले कही गई थी, है ना, लेकिन इस बार उत्तराधिकार के संबंध में था। ठीक है, तीसरा हमने केस लिखा है जोस पाउलो कोटिन्हो बनाम मारिया लुइजा वेंटिना परेरा, 2019 का केस है ये। ठीक है, इसमें भी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले भी कई बार कहा जा चुका है ये लागू करने के लिए यूसीसी, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया, तो इस पर उसने अपनी निराशा व्यक्त की थी। और एक जो बहुत फेमस है, सरला मुदगलवाद 1995 बहुविवाह का मामला था। ठीक है, तो ये 4 मैंने बात बताए हैं आपको। ठीक है, ये 4 थे, आप कम से कम 2 तो याद कर ही लीजिए, और 2 अगर मतलब अपने आंसर में लिखेंगे ना तो बहुत ही आपका आंसर जो है अच्छा हो जाए। अब बात करते हैं चुनौतियाँ। क्या हैं चुनौतियाँ? ठीक है, क्यों लागू अभी तक नहीं हो पाया है, क्या दिक्कत कर रहा है? ठीक है, तो ये तो लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्वेश्चन में भी डिमांड भी है और आएगा तब भी आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है चुनौतियाँ? भारत में विविध व्यक्तिगत कानून है। ठीक, मतलब सभी धर्म के अपने अपने कानून हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है। यहाँ विभिन्न समुदायों के बीच रीति रिवाज बहुत भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये तो आप ऐसे भी लिख देंगे, आपको नहीं भी पढ़ेंगे तब भी लिख देंगे कि यहाँ पे विविध व्यक्तिगत कानून है, जिसकी वजह से यहाँ ये समान नागरिक संहिता लागू करने में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हर कोई अपना अलग अलग रीति रिवाज मनाता है। वो सोचता है कि इसमें कोई ना कोई समस्या आ सकती है। ठीक है, इसलिए ये दिक्कत आती है। भारत में सभी जगह हिंदू एक समान कानून द्वारा शासित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो हिंदू है ना, उनके जो कानून हैं, जो उनके अपने नियम हैं, वो सब जगह एक जैसे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये एक गलत अवधारणा है, क्योंकि भारत में सभी जगह हिंदू एक समान कानून द्वारा शासित होते हैं, यह भी एक गलत अवधारणा है। क्योंकि जहाँ उत्तर भारत में निकट संबंधियों के बीच विवाह वर्जित है, वहीं दक्षिण भारत में इसे शुभ माना जाता है। मतलब हम लोग उत्तर भारत में अपने सगे संबंधियों में विवाह नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत में अपने सगे संबंधियों में विवाह करना अच्छा माना जाता है, वहाँ खूब होती हैं शादियाँ इस तरह की। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, संविधान द्वारा पूर्वोत्तर राज्य जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाजों को सुरक्षा दी गई है। ठीक, अब ये पूर्वोत्तर राज्यों के साथ भी समस्या अभी देखा था, खासी हिल में लोगों ने विरोध किया था इसका। ठीक है, अब देखिए, व्यक्तिगत कानूनों की अत्यधिक विविधता किसी भी प्रकार की एक रूपता को प्राप्त करना कठिन बना देते हैं। व्यक्तिगत कानूनी में इतनी विविधता है कि वो एक करने में उनको बहुत समस्याएं आ रही हैं। विभिन्न समुदायों के बीच साझा विचार स्थापित करना जटिल कार्य है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो विभिन्न समुदाय हैं उनके अपने विचार मिल जाएं और एक ही कानून पालन करें, ये बहुत बड़ी समस्या ये भी है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर भी ये भी आप लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने पहले 29 जो आर्टिकल था वो बताया, वो भी लिखना है, और ये भी लिखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के अवधारणा के विरुद्ध है। ये तो आपको जरूर लिखना है। ठीक है, ये तो सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। क्या लिखेंगे इसके निष्कर्ष में? सांस्कृतिक प्रथाओं को संरक्षित करने और संवैधानिक मानकों को पूरा करने के बीच एक अच्छा संतुलन बनाने के लिए सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रथाओं में सुधार और सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को अपनाना जरूरी है। मतलब इसमें कहा यह जा रहा है कि विधि आयोग को कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि सांस्कृतिक प्रथाओं को भी, विधि आयोग को करना ये चाहिए कि सबकी अपनी जो सांस्कृतिक प्रथाएं हैं उसका भी संरक्षण हो और संवैधानिक मानक हैं उसका भी उल्लंघन ना हो। मतलब दोनों के बीच ये संतुलन बना ले। विधि आयोग से ऐसी उम्मीद की जा रही है। तभी विधि आयोग ने जनता से इस विषय पर राय मांगी है कि जनता जो है क्या कह रही है। ठीक है, तो वास्तव में जो विधि आयोग है ना, अब उनको क्या करना है, अब तो ये इस समय देख रहे हैं कि बहुत बड़ी समस्या बन के सामने है कि क्या किया जाए। तो वास्तव में विधि आयोग के लिए उन प्रथाओं को खत्म करना अनिवार्य हो जाता है जो संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, जहाँ से संविधान में जो कुछ भी आर्टिकल या जो कुछ भी बात कही गई है, अगर उसका उल्लंघन हो रहा है तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, जबकि अन्य व्यक्तिगत प्रथाओं को यथावत बने रहने देना चाहिए। जो भी व्यक्ति हैं उनका जो अपना व्यक्तिगत कानून है, जो उनकी व्यक्तिगत प्रथाएं हैं, उनको वैसे ही चलने देना चाहिए। ठीक है ना, और जो है कि व्यक्तिगत प्रथा वैसे चलने देना चाहिए और संविधान के अपने जो है जो कानून है उसका भी उल्लंघन ना हो, इस तरह का काम करना होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम विधि आयोग की बात हुई है तो विधि आयोग को तो हमें जरूर, देखिए विधि आयोग की बात हुई है तो विधि आयोग के बारे में हम लोग को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में तो आ ही सकता है। तो विधि आयोग क्या है? गैर सांविधिक निकाय है, ये याद रखना है। और पेपर में पूछ दे कह देगा सांविधिक निकाय है या संवैधानिक निकाय है तो फिर यहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो याद रखना है क्या है, ये गैर सांविधिक निकाय है। 22वें विधि आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया। ठीक है,
अध्यक्ष याद रखिएगा ऋतुराज अवस्थी हैं, ये पहले कर्नाटक में ये मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अब इसके सदस्य की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से जो है इनके सदस्य हैं। तो सदस्य का भी नाम याद रखिएगा, 4 ऑप्शन दे देगा, कह देगा कौन से सदस्य हैं कौन से नहीं हैं इसमें। ठीक है, तो क्या है, KT शंकरन है, प्रोफेसर आनंद पालीवाल हैं, प्रोफेसर DP वर्मा हैं, प्रोफेसर राका आर्य हैं, श्री M करुणानिधि हैं। ठीक है, ये जो है इनको याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है इनको याद करना। ठीक, अब जो है इसमें जो फैक्ट्स के रूप में थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, भारत के संविधान में विधि आयोग का कोई भी प्रावधान नहीं है, इसीलिए क्या है, विधि आयोग गैर सांविधिक निकाय है। ठीक, संसद के द्वारा इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है। ठीक, ये एक कार्यकारी निकाय है, यह भारत सरकार के आदेश अधिसूचना द्वारा स्थापित किया था और इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ये भी याद रखिएगा कि इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ठीक, ये प्रश्न मैंने देखा था, शायद किसी BPSC में ही पूछा गया था। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग, ये देखिए, ये याद रखिएगा, ये स्वतंत्र भारत की बात हो रही है। ठीक, स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में बना था, MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया गया था। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का है। ठीक, 21वें विधि आयोग का गठन 31 अगस्त 2018 को किया गया था। वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने सोचा 22वीं विधि आयोग की बात हो रही है तो 21वां भी हम लोग को जानना ही चाहिए। तो 22वें विधि आयोग का तो आपको पता ही चल गया कौन है। ठीक है, 21वां विधि आयोग का गठन हुआ था 31 अगस्त 2018 को, और उस समय उसके अध्यक्ष थे JBS चौहान। ठीक, अब ये भी थोड़ा सा देख लीजिए, पहले विधि आयोग का गठन 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में किया गया था। और ये समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में किया गया था। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, मेरा वीडियो जो है अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम नया वीडियो बनाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा और हम फिर से कोई वीडियो अगर इस पर बना सकेंगे तो हम आपके लिए वीडियो बना देंगे और उसमें हम और अच्छे से इसको जो है डिस्क्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।